अगर अमेरिका के साथ अमेरिका को कोई मसला हुआ अपनी डिफेंस का, तो क्या जापान हमें बचाएगा? अच्छा, अब जापान जो है वो तो मतलब वो भी हिल गया कि भाई ये हम कहां से आ गए। अभी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको मतलब उनकी कदम बोसी करके वापस आए हैं जापानीज पीएम। तो ये हमारा जिक्र खैर कहां से आ गया? अभी तो जहां जिक्र आ जाए किसी का, तो ये न्यूज वीक को मैं कोट कर रहा हूँ, सिक्स वो जो जापान भी आ गया बीच में अचानक, सिक्स लाइट। उन्होंने कहा जापान जो है ये वाई यूएस प्रोटेस्ट जापान, हम जापान की हिफाजत क्यों करते हैं? मतलब इतना सारा खर्चा क्यों है हमारा? मतलब जापान क्या हमें बचाता है जी? अच्छा, अब ये नया रौला भाई। दूसरी जंग अजीम जो है उसके बाद जापान ने जब सरेंडर किया, तो वही पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस में पहले तय हुआ 1945 में। उसके बाद जो है वो अगस्त में जो है वो पहले 1 अगस्त के शुरू में पहले एक बॉम्ब फेंका उन्होंने हिरोशिमा पे 6 अगस्त को, गालिब 6 अगस्त 1945 को। और फिर 9 अगस्त को जो है वो सोवियत, वो जो तय हुआ था कि सोवियत फौज अटैक करेगी जापान में, सोवियत फौज ने अटैक किया और साथ ही चंद घंटों के बाद हिरोशिमा पे बॉम्बिंग कर दी, बॉम्ब गिरा दिया अमेरिका ने। तो उसके नतीजे में फिर 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर किया, लेकिन बाकायदा सरेंडर की सेरेमनी हुई, एक तकरीब हुई 2 सितंबर 1945 को यूएसएस मिसूरी पे, और बाकायदा बादशाह ने वहां पे सरेंडर किया। और उसमें जो आर्टिकल 19 उनके 1947 के उनके जो आइन बना, तो जापान का जो आर्टिकल 19 है उसमें ये तय हो गया कि जापान जो है वो अपनी फौज भी नहीं रखेगा, उनकी सिक्योरिटी अमेरिका प्रोवाइड करेगा उनको, और उनका जो है वो किसी मुल्क पे वो अटैक भी नहीं करेगा। बहुत ही उनके साथ एक शर्मनाक किस्म का, क्योंकि जापान जो है वो बिल्कुल हार चुका था। जापान का वही हाल हो गया था जो कि जर्मनी का हुआ था। ये कि दोनों मुल्क फिर आगे निकले, ये दोनों मुल्क मिसाल भी तो है ना, जापान किस तरह दूसरी जंग अज़ीम के बाद खड़ा हुआ और एक वक्त में आके, जो हम अक्सर ब्रांड्स का जिक्र करते हैं पूरी दुनिया में, टेक्नोलॉजी और लोग और जबरदस्त कौम, लेकिन ये वो मुल्क है जहां पे बॉम्बिंग हुई लेकिन वो उठे। इसी तरह जर्मनी को देखें किस तरह दूसरी जंग अज़ीम में वो बिल्कुल खत्म हो गया था, और सबसे बड़ी वो इस वक्त इकोनॉमी बन के, बड़ी इकोनॉमी में से एक बन के उभरा हुआ है यूरोप की। तो ये मुल्क, इनके मुल्कों को देख के हमें सीखना भी बहुत कुछ है। बारह एनीवे, अब जापान का जिक्र खैर आ गया। अब जापान जो है वो अच्छा ये ज़हन में रखें कि जब ये फटा पड़ा हुआ था जापान से, तो चाइना भी अमेरिका के साथ था। चाइना अमेरिका सोवियत यूनियन ये सारे इकट्ठे थे उस वक्त जापान के अगेंस्ट। तो सरेंडर सेरेमनी हुई, और सरेंडर सेरेमनी में जापान ने कह दिया कि, और ये उसके बाद ये भी तय हो गया कि इतनी सारी 50,000 फौज अमेरिका की मौजूद है। अगर हम ये पहली स्लाइड देख सकें, और दूसरी 50,000 फौज अमेरिका की वहां पे मौजूद है हमेशा से जापान में। 50,000 फौज जापान में है। जापान ने बड़ी मुश्किलों के साथ बड़ी कोशिशें की है जापान ने कि किसी तरह जो है वो अच्छा आर्टिकल 19 नहीं है, सॉरी आर्टिकल 9 है, मैं करेक्ट हूँ अपने आप को। और उनका जो मुल्क है वो बार बार ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से अपने उस आइन के अंदर आर्टिकल 9 को वो चेंज करें, नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए, किसी तरह से वो न्यूक्लियर हो जाए, किसी तरह अपनी फौजें बढ़ा दें जापान, किसी तरह वो, मतलब है कि वो बस फंसा हुआ है जापान दरमियान में, क्योंकि वो मुआहदा ऐसा है कि अमेरिका वहां बैठा हुआ है। और ये जो मैंने अभी स्लाइड्स आपको दिखाई कि अमेरिकन बेसिस कितनी ज्यादा है वहां पे, तो अमेरिकन बेसिस जो हैं वो बहुत बड़े हिस्से में मौजूद हैं। 50,000, इसको मैं थोड़ा सा कंटिन्यू कर लूं ब्रेक के बाद सब डिस्कस करेंगे। जी, एक वक्फा लेते हैं, चले जी नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए जीएसटी खत्म करने की तजवीज़। पहले तो मैं माजरत नाजरीन से, जो हमें अचानक वफे भी जाना पड़ा और वो जो प्रोग्राम का रिदम था वो सारा उसकी वजह से ख़राब हुआ। मैं बात ये कर रहा था कि जापान जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनका एक ट्रीटी साइन हो गया था कि वो अपनी आर्मी नहीं रखेंगे, अपनी फ़ौज नहीं रखेंगे, और उनकी मुकम्मल जो उनका जो दिफा है, उनकी जो सलामती है, वो अमेरिका की जिम्मेदारी होगी। और ये आर्टिकल 9 उनके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत था। अब अमेरिका का ये कहना है कि जापान क्या हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है जो हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करें? 50,000 फौज जापान में मौजूद है। तो ये इंडिकेटर जो है जापान को भी है। ये इंडिकेटर, जापान नेटो का मेंबर नहीं है। जापान कोशिश कर रहा था कि वहाँ पे एक एशियन नेटो, और ये बाइडेन दौर में बात भी चली थी कि जी जापान के अंदर कोई ऑफिस खुल जाएगा नेटो का शायद, और जापान जो है बाकायदा एक
नेटो का शायद हिस्सा बन जाएगा सारा, वो फिर क्वाड का हिस्सा बना, लेकिन अब वो सारे तितर बितर हो चुके तमाम इत्तेहाद। सबसे जो मुस्तहकम इत्तेहाद था अगर कोई, तो वो नेटो था। और अगर नेटो ख़राब हो रहा है या टूट रहा है या बर्बाद हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी किसी भी इत्तेहाद का कोई वजूद प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने नहीं है। तो ये जो है ये उनका, अच्छा उनके जो आर्टिकल 9 की मैं बात कर रहा था, इसको चेंज करने की, अगर हमारा प्रोडक्शन टीम तैयार है तो ये 7th स्लाइड दिखा दें। ये आर्टिकल 9 को बार बार वहाँ का जो मीडिया है कई सालों से ये कि जी किसी तरह से इसको चेंज किया जाए, किसी तरह से इसको चेंज किया जाए। प्राइम मिनिस्टर जब अभी थे वहाँ पे 2014 में, वो आर्टिकल 9 की बात करते रहे। उसके बाद ये जो है ये आज जब इन्होंने बयान दिया तो उनकी जो क्यूडो न्यूज़ है, इसको मैं 9th उनकी जो खबरसां अदारा है उनकी तरफ से ये बात आई कि जी जापान जो है वो मुकम्मल एतमाद करता है अमेरिका पे, जब ट्रंप की तरफ से सिक्योरिटी पैक्ट के ऊपर आवाज़ उठाई गई। अब ये जापान जो है ना, मैंने आपसे बात की कि अब इस वक्त ये कौन सा ब्लॉक है, कैसा है, क्या है, इसमें ईयू का, अच्छा वहाँ पे वो तमाम ईयू को, वो ट्रक की बत्ती के पीछे ईयू को लगा दिया उन्होंने कि जी हम आप अपना दिफा खुद करें, और वो यूरोपियन आर्मी बन रही है और ये बन रहा है और वो बन रहा है, वो सारा सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया। और सारे सिलसिले को उन्होंने शुरू करने के बाद जब यूरोप एक ख़ास जगह पे पहुंचा कि जी यहाँ तक पहुंच के हम जो है वो इसको यूक्रेन को कुछ हौसला दिलाएंगे और हम यूक्रेन के लिए लड़ेंगे और सारा कुछ करेंगे, तो उनकी तरफ से जनाब ज़ेलेंस्की को फ़ोन आया कि बरखुरदार ज़रा वहाँ से यूरोप छोड़ो और सऊदी अरब आ जाओ। और अगले जो मुज़ाकरात हैं अमेरिका के ज़ेलेंस्की के साथ नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की की टीम के साथ, वो यूरोप में होंगे ही नहीं, वो सऊदी अरब में होंगे। तो ज़ेलेंस्की साहब पूरे यूरोप को छोड़ के, जहाँ पे उनके लिए इजलास हो रहे थे, कभी उनके लिए बरतानवी वज़ीर आज़म, कभी मैक्रों, कभी उनके लिए EU, कभी ये मुल्क, सारे वो जनाब वहाँ पे इजलास म्यूनिख में और ब्रसल्स में और हर जगह वहाँ पे इजलास हो रहे हैं, पेरिस में, लंदन में। उन सबको छोड़ के उन्होंने कहा बरखुरदार आप तशरीफ़ ले आए सऊदी अरेबिया। अब ज़ेलेंस्की जो है वो पीर के रोज़ सऊदी अरेबिया पहुँचेंगे, वली है जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से वज़ीर आज़म, उनसे मुलाकात करेंगे। और उसके बाद बुध के रोज़ यूक्रेन का एक डेलीगेशन सऊदी अरब पहुँचेगा जद्दा, और उसकी क़ियादत जो है वहाँ पे एंदरी यरमक करेंगे जो कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं। और अमेरिकन डेलीगेशन भी पहुँचेगा जद्दा, और उसमें स्टीव वित्कॉफ होंगे जो मशरिक़ वस्ता के, वैसे तो मशरिक़ वस्ता दिख रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ वो ये जो इससे पहले 2 हफ्ते पहले जो रशिया और अमेरिका के दरमियान जो डेलीगेशन बैठा था कि रियाद में, उसमें वो मौजूद थे। तो वो यूक्रेन वाले डेलीगेशन में वो होंगे। मार्को रूबियो सेक्रेटरी स्टेट भी गालिबन होंगे, और साथ NSA भी होंगे, माइक वॉल्स। ये सारी शख्सियात जमा होंगी जद्दा में, और जद्दा में ये माहिदा तय हो जाएगा कौन सा, रेयर अर्थ मिनरल्स वाला भी, और ये कि यूक्रेन का फ्यूचर क्या होगा, यूक्रेन के साथ क्या मामला तय होने, क्या नहीं होने। और इसमें ट्रंप ने डायरेक्ट ऑन बोर्ड लिया हुआ है पुतिन को, और ज़ेलेंस्की को बुला लिए सऊदी अरब। अब ज़ेलेंस्की साहब पूरे यूरोप को छोड़ के सऊदी अरब दौड़ लगाने लगे। यूरोप वाले उधर चीख रहे हैं कि भाई हम आपके लिए यहाँ पे इजलास कर रहे थे। उन्होंने कहा वो इनसे मैं बाद में, वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा मैं इनसे इनको बाद में देखूंगा, आप ज़रा अगर जंग बंद करवानी है आपने तो आप यहाँ तशरीफ ले आए। तो सऊदी अरब, वो ट्रक की बत्ती वो सऊदी अरब आ रहे हैं चलते हुए, वो यूरोप वो तो शोर मचा रहा है, EU नेटो हमारा क्या बनेगा, पैसे जमा करो, यूं करो, ऐसे कर देंगे, आंखें फोड़ देंगे, सर तोड़ देंगे, रशियंस का ये कर देंगे, वो चीख रहे हैं। इधर ये जनाब यहाँ पहुँच रहे हैं।